एक बेहद ही गरीब आदमी जिसका गुज़ारा बहुत मुश्किल से होता था, उसके घर में उसकी एक पत्नी होती है और उसके 5 बच्चे होते हैं। उन सातों का गुज़ारा बहुत मुश्किल से हुआ करता था, वो कभी छोटी-मोटी मज़दूरी किया करता था और उनका घर गुज़ारे का जो एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी हिस्सा था, वो थी उनकी भैंस, जिसका दूध बेचकर ही उनका घर चल सकता था, वरना उनका जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसी तरीके से बड़ी मुश्किल से वो लोग अपना गुज़ारा कर रहे थे। इसी बीच अक्टूबर 2005 में उनकी भैंस जो है वो चोरी हो जाती है और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम होता है विजेंद्र महतो। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से अपनी भैंस को ढूँढने लगता है। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद कुछ दिनों के बाद उसे उसकी भैंस फाइनली मिल जाती है। वो उसे ढूँढ लेता है और उस भैंस को पकड़कर और उस चोर को पकड़कर, जिसके पास वो भैंस उसे बरामद होती है, वो फ़ौरन एक पंचायत के पास पहुंचता है अपने गांव की और वहां से उन्हें बताता है कि मैंने अपनी भैंस तो ढूंढ ली है और उस चोर का नाम है जगत राय, जगत राम। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये भैंस वापस मिल गई। और इस भैंस को खोजने में तकरीबन मुझे 1500 रुपये खर्च हो गए हैं। मेरे लिए 1500 रुपये बहुत बड़ी बात है। मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ। मेरे साथ बहुत ज़्यादा तंगी हो चुकी है। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये वापस चाहिए और मुझे किसी के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। इस पर पंचायत उसके फ़ैसले से काफ़ी खुश भी हो जाती है कि ये बहुत अच्छी बात है, ये जुर्माना हमें मंज़ूर है। और उस चोर से कहती है कि तुम इसे 1500 रुपये दे दो और तुम्हें कोई सज़ा नहीं होगी और दोबारा ऐसी गलती तुम, इस तरीके की बातें उस पंचायत में होती है। मगर जो वो चोर होता है जगत राय, वो काफ़ी दबंग किस्म का, बदमाश किस्म का इंसान होता है। तो वो बिल्कुल भी 1500 रुपये देने को राज़ी नहीं था और काफ़ी दिनों तक वो कोशिश करता है कि उसे मिल जाए वो पैसे, मगर वो देने को तैयार नहीं होता। तो वो थक हार कर थाना पहुंचता है और थाने में जाकर जो है एफआईआर दर्ज कराता है। और इधर एफआईआर दर्ज कराना था और इधर उसके परिवार की मुश्किलें जो थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। उस पर समझो मुसीबत का तूफ़ान उठ जाता है और ऐसी मुसीबत उसके परिवार पर आती है जो लोगों ने कभी देखी और सुनी नहीं थी। जिससे जो लोग इस तकलीफ़ को, इस मुसीबत को देखते और सुनते, उनके होश फाख्ता हो जाते कि इस तरीके से कोई किसी परिवार के साथ कैसे कर सकता है बिना किसी दोष के साथ। ये काफ़ी दुखद घटना थी और इस घटना पे बिहार के उस समय के बड़े-बड़े नेता सामने आते हैं। लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये लोग सामने आकर परिवार की मदद करने को आते हैं। मगर तब तक परिवार बचा ही नहीं था। परिवार में कोई ख़ास इंसान बचा ही नहीं था जिसकी वह मदद कर सके। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज मैं इस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। वो सच्ची घटना है बिहार का ज़िला वैशाली थाना। बिहार का एक ज़िला है, वहाँ का वैशाली थाना पर एक जगह पड़ती है राघवपुर, और राघवपुर थाने में एक चौकी है रुस्तमपुर। उस रुस्तमपुर प्रभारी होते हैं अंजनी कुमार। उनके पास 1 जनवरी 2006 की सुबह एक फ़ोन आता है कि एक घर में काफ़ी दुखद घटना हो चुकी है, आग लग चुकी है और मौत हो चुकी है। इस तरीके की घटना पुलिस तक पहुंचाई जाती है और पुलिस भी इस बात को बहुत कैजुअली लेकर वहां मौके वारदात पर पहुंचती है। मगर जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। एक घर है, उस घर के 2 दरवाजे हैं और उस एक आंगन है और वहाँ पर 6 लोगों की लाशें राख हो चुकी है, कंकाल बन चुकी हैं। उन 6 लोगों में एक 3 साल का, एक 8 साल का, एक 10 साल की, 12 साल के बच्चे शामिल है, एक महिला उनकी माँ शामिल है और पूरा घर जो है वो राख हो चुका है। घर का ऐसा कोई भी सामान नहीं था जो सही सलामत स्थिति में हो, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। सारे जो लाशें थी, जो बच्चे थे, जो महिला थी, वो कंकाल का रूप ले चुके थे। ये नज़ारा देखने के लिए आसपास के गांव से लोगों का तांता जमा होता है, लोग जमा होते हैं। उस आंगन में एक भैंस, जिस भैंस की चोरी की वजह से ये मामला चालू हुआ था, वो भैंस भी जल कर राख हो चुकी है। वो बछड़ा उसका होता है वो भी जल चुका है। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इस पर पुलिस उस घर के मुखिया की तलाश करती, जिसका नाम होता है विजेंद्र महतो। और पता चलता है कि वो
वो ज़िंदा था, उसे बचा लिया गया था, मगर वो 40% जल चुका था, तो उसे प्राइमरी हॉस्पिटल में फ़ौरन शिफ्ट किया जाता है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहाँ पर नेता हो क्या, बड़े-बड़े अधिकारी हों, सारे लोग जमा होने लगते हैं। सारे लोग इस मामले की तफ्तीश पे लग जाते हैं कि आखिर इस पूरे परिवार को के साथ ऐसा क्या हो गया कि पूरा परिवार जल के राख हो चुका है। इस पर जब बड़े-बड़े अधिकारी इस मामले को हैंडल करने लगते हैं, तो पता चलता है कि विजेंद्र महतो की तबीयत नहीं सँभल रही है उस अस्पताल में, तो उसे पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया जाता है उसकी बेहतर इलाज के लिए, और हालत को सँभलने पर उससे बयान लिया जाता है, एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो जो कहानी सामने आती है, जो दुःख वो व्यक्ति बयान करता है, विजेंद्र जो बताता है कि उसकी एक भैंस की चोरी से ये मामला शुरू हुआ था और आज उसका पूरा परिवार नष्ट हो चुका है। इस कहानी को सुनकर वहाँ मौजूद लोग और दुनिया में जो लोग ये बात को सुनते हैं, वो लोग उनकी उनकी रूह काँप जाती है कि इतनी बिना किसी गलती के इतनी छोटी-सी बात पर इतनी बड़ी सज़ा उनके परिवार को जो मिली है, वो वाक़ई किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। ये ऐसा किसी के साथ भी होना इंसानियत के विरुद्ध है, खिलाफ़ है। वो बताता है कि अक्टूबर में उसकी भैंस चोरी होती है, अक्टूबर 2005 में, और वो उसे ढूँढने के बाद जब पंचायत के सामने लाता है, जगत राम के से जुर्माना माँगता है, तो वह दबंग आदमी जुर्माना दे सकता था मगर देने को तैयार नहीं होता है। इस पर वह थक-हार पुलिस केस कर देता है और 15 दिसंबर 2005 से लगातार उस पर दबाव, उस पर धमकी दी जा रही थी। उसके लगातार उसके घर के चक्कर काटे जा रहे थे कि तुम ये केस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केस करने की, और अगर तुमने अब ये कर ही दिया है तो इसे फ़ौरन वापस लो, अपनी गलती मानो और इस केस को बंद करो। मगर विजेंद्र का सिंपल सा एक बात था कि मुझे मेरे नुकसान के पैसे दे दीजिए, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थे। जितना मेरा खर्च हुआ था मैं उतना ही माँग रहा हूँ। मात्र 1500 रुपये वो माँग रहा था, जो जगत राम था वो दे सकता था, मगर वो अपनी अकड़ में रहा और उसने इस गरीब आदमी को बेहद ही ज़्यादा परेशान कर दिया। और जब इसका इस सब से मन नहीं भरा, तो 31 दिसंबर 2005 को रात के 1 बजे करीबन 10 से 11 लोग उसके घर में घुस आए। उसके घुसने की आहट से ही उसकी थोड़ी-सी होश, थोड़ा-सा नींद खुलता है, मगर वो जब तक होश संभाल पाता, उसे ज़ोर से पकड़ लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है, और अगर वो चीखने की कोशिश करता, उससे पहले ही उसके मुँह में कपड़ा ठूँस दिया जाता है। दरअसल वो चारपाई में सो रहा था और एक कमरे के अंदर उसकी बीवी, जिसका नाम होता है गोवी देवी, उसकी बड़ी बेटी 12 साल की नीलम कुमारी, उसकी छोटी दूसरी बेटी 10 साल की पूनम कुमारी, उसका बड़ा बेटा 8 साल का सूरज कुमार, उसका दूसरा मंझला बेटा 6 साल का होता है अनिल कुमार, और उसका सबसे छोटा बेटा 3 साल का राजेश कुमार। वो सारे लोग अपनी माँ के साथ वहाँ आराम से सो रहे थे। 31 दिसंबर 2005 की वो रात, आधी रात बीत चुकी थी। 1 जनवरी 2006 की सुबह लग चुकी थी, 5 बजे 1 बज रहे थे और एक साथ सारे लोग सो रहे थे। इस पर 10 से 11 लोग आकर पहले तो विरोध करने पर उसे पकड़ लेते हैं। वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रहा था और उसके पूरी बॉडी में केरोसिन लगाना चालू करते हैं, पूरे घर में केरोसिन छिड़कना चालू करते हैं, और केरोसिन छिड़कते ही जैसे ही वो कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, चिल्लाने की, उस पर आग लगा दिया जाता है। वो बहुत तकलीफ़ में होता है, मगर वो चीख भी नहीं पा रहा था। इस आग को लपटें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि आस-पास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग उस कमरे का दरवाज़ा, दोनों कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देते हैं, जिस पर वो बच्चे चाहकर भी, वो माँ चाहकर भी बाहर नहीं आ सकती थी अपने पति को बचाने, और देखते ही देखते आग उन बच्चों को और उस माँ को पीप जकड़ लेती है। घर में जो भैंस को खिलाने वाला चारा वगैरह होता है, वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। जो कपड़े होते हैं, जो तेल खाने वगैरह का सामान होता है, वो सब एक साथ मिलकर आग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और पड़ोसी भी देखते ही रह जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस तपती आग में, उस झुलसती आग में किसी को भी बचाना नामुमकिन था, बेवकूफ़ी था। जो वहाँ जाता वो भी झुलस जाता। इस पर रिश्तेदार बहुत कोशिश करके उस व्यक्ति को, विजेंद्र महतो को, तो वहाँ से निकाल लेते हैं जैसे-तैसे, मगर वो बच्चे और वो माँ आग में जलकर राख हो जाते हैं। कोई कुछ भी उन्हें बचाने के लिए नहीं कर पाता। इस पर जब सुबह पुलिस आती है तो पुलिस जांच करती है, और इस पर इस तरफ जांच चल रही थी और इधर चार्जशीट फाइल हो रही थी, और इधर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है घर के मुखिया की। वो लगातार रोता, चीखता, तड़पता था। वो
एक ही सवाल पूछता था कि आखिर मेरी और मेरे छोटे-छोटे बच्चों की क्या गलती थी? मैं तो सिर्फ़ अपना जुर्माना माँगा था जो वाक़ई में मेरे पैसे खर्च हुए थे। मैंने तो चोरी की सज़ा भी नहीं माँगी थी। मैं तो अपनी भैंस को ढूँढ कर खुद लेकर आया था। इस पर वो अपने कसूर जानना चाहता था, अपने छोटे 3 साल के बच्चे का कसूर जानना चाहता था। इस पर मामला ट्रायल कोर्ट पर चालू हो जाता है और इधर सुनवाई चालू होती है और जो विजय महतो थे, उसके जो आखिरी दिन थे वो काफ़ी दर्द में, काफ़ी तकलीफ़ में गुज़रते हैं। वो काफ़ी चीखता था। उसके शरीर में बहुत ज़्यादा जलन जो कि वाक़ई है 40% वो जल चुका था। उतना उसके पास इलाज भी प्रॉपर नहीं था, जितनी हो सकती थी पुलिस ने इलाज करवाया था। एक समय के बाद लोग उस पर भी ध्यान देना छोड़ देते थे और वो काफ़ी दर्द बहुत तकलीफ़ में था। इस पर 30 अक्टूबर 2009 को ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला आता है और उन 3 लोगों को शामिल माना जाता है। कोर्ट ये एक्सेप्ट करती है, जिसमें एक नाम होता है जगत राय, एक नाम होता है बच्चा बाबू राय और तीसरा नाम होता है दीपक राय। इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इस पर जनता काफ़ी राहत का सांस लेती है कि अब उस परिवार को, जिनको बिना किसी कसूर के आग में झोंक दिया गया, उनको एक इंसाफ नज़र आता है। एक ये जो फांसी की जो गूंज होती है, ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैल जाती है। इस पर जो अक्सर लोग करते हैं कि निचली अदालत से ऊपरी अदालत पर अपील की जाती है, ये लोग भी खुद को बचाने की ऐसे ही कोशिश में हाथ पैर मारने लगते हैं। इस पर हाई कोर्ट पर अपील की जाती है कि हमारी सज़ा कम की जाए, हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है। इस तरह की दलीलें, इस तरह की अपील वो लोग कोशिश करते हैं खुद को बचाने की, जिस पर हाई कोर्ट जो है वो मामला बिल्कुल खारिज कर देती है। इस पर वो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर अपील करते हैं, मुकदमा चलता है और तारीख तय होती है। 19 सितंबर 2013 आ चुका था। 2013 में एक फ़ैसला आता है कि जो जगत राय और दीपक राय है उनको तो फांसी ही होगी, मगर किसी तरीके से जो बच्चा बाबू राय है, ये अपने आप को फांसी से बचाकर आजीवन कारावास के लिए कोर्ट में अपील कर ये इस बात को मनवा लेता है और इस पर उन दोनों को तो फांसी की ही सज़ा होगी, ये तय हो जाता है। ये जो केस होता है, इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में शामिल किया जाता है कि ऐसा केस बहुत कम ही सुनने को मिलता है। ऐसी दुखद घटना किसी के साथ बहुत कम होती है और होनी भी नहीं चाहिए। इस पर वो दोनों जो होते हैं जगत राय और दीपक राय, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के बाद जब उन्हें फांसी नहीं टलती उनकी, तो उस समय के जो राष्ट्रपति होते हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, उनसे अपील करते हैं और वो भी फ़ौरन इस अपील को खारिज कर देते हैं। मगर वो अभी तक लगातार कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्हें फांसी होगी या उन्हें आजीवन कारावास दिया जाएगा, ये अभी तक तय नहीं है। मगर जहाँ तक फ़ैसला फांसी का ही आ रहा है और उन दोनों को जल्द से जल्द फांसी हो जानी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी दुःख पहुंचाना या परेशान करना नहीं था। केवल एक बेहद ही दुखद घटना, एक बेहद ही गलत नाइंसाफ़ी की घटना आप तक पहुंचानी थी और आपसे अनुरोध था कि इस तरीके से छोटी-सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठाना बिल्कुल भी इंसानियत के साथ नहीं जाता है। नमस्कार।